नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ लिया था। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट कर लिया था। ये पार्ट 2 है अपना, और इसी पार्ट 2 के साथ आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना जो ये कार्यक्रम है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 44 से अपन पढ़ेंगे। अनुच्छेद 44 से वो राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। एक मिनट रुकना। तो समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो नाम से स्पष्ट है, इनको ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सेकंड ग्रेड का जो एक कैंडिडेट का बौद्धिक स्तर होता है उसको छू चुके हैं। और देखो, अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य 0 से 6 वर्ष के बालकों की पूर्व प्रारंभिक शिक्षा। देखिए, एक प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा से पहले, तो उसको बोलते हैं पूर्व प्रारंभिक शिक्षा। तो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा से आप ले सकते हो प्री प्राइमरी। तो प्री प्राइमरी होती है ना, एक प्राइमरी होती है। प्राइमरी कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से 5। और एक होती है अपर प्राइमरी, जो कि होती है आपके 6 से 8। और एक होती है आपके इसके बाद में सेकेंडरी आती है। तो सेकेंडरी होती है आपसे ये 10 तक। ठीक है, और जो उसके आगे का सीनियर सेकेंडरी होता है वो होता है 12 तक। तो इस प्री प्राइमरी मतलब इस 1 से 5 के पहले ही जो प्ले स्कूल होते हैं वो, तो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा वे उनकी देखभाल करेगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये चीज़ जोड़ी गई कि जो राज्य हैं वो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, उनके लिए जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा और उनकी जो देखभाल, उसके अंतर्गत ही आपके आंगनबाड़ी आती है। जो आंगनबाड़ी होती है ना, वो सब इसी में आती है। तो उनमें पूर्व प्रारंभिक शिक्षा भी होती है और उनकी देखभाल भी की जाती है वहाँ पर। जो ऐसे आपको पता होता है ना, ये आयरन कीर वगैरह की ये टेबलेटें भी उनको दी जाती है। जो वो पेट में वो बोलते हैं ना, वो कीड़े वगैरह होते हैं, तो उनकी भी वो होती है ना तरह तरह की, जो कैल्शियम की कमी की ऐसी टेबलेटें बांटी जाती है। तो उनका वहाँ पर पूरी देखभाल की जाती है। और ये जो चीज़ है जो मैंने अभी बोली, ये चीज़ 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे है। मूल संविधान में ये प्रावधान था कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। तो ये बात है आपके 14 वर्ष, मतलब 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए तो बात की गई है आपके मूल संविधान में, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में की गई है 0 से 6 तक की। ठीक है, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मूल अधिकार में 21 के तहत जोड़ दिया गया 6 से 14 वर्ष तक के लिए बालकों के लिए। समझ गए आप? मतलब जो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की जो एजुकेशन थी वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ी गई थी मूल अधिकार में, और अनुच्छेद 21 में जोड़ी गई थी 6 से 14 वर्ष के बालकों की एजुकेशन। तो 6 से 14 का मतलब होता है कक्षा 1 से लेके 8, कक्षा 1 से 8 तक। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 46 ये राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दुर्बल वर्गों की शिक्षा, आर्थिक हितों के प्रोत्साहन, सामाजिक अन्याय व शोषण से रक्षा करेगा। तो ये आता है अनुच्छेद 46 में। और अनुच्छेद 47 में है, राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों मतलब जो पदार्थ होते हैं तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। अर्थात राज्य है उसको ये चाहिए कि वो क्या करे कि जो जीवन स्तर है, जो जीवन स्तर लोगों का और उनके जो स्वास्थ्य है उनको सुधारने के लिए प्रयास करें। ठीक है, और जो औषधियाँ हैं, जो औषधि में प्रयोग होने वाले जो मादक पदार्थ है, कुछ मादक पदार्थ होते हैं जो कि औषधियों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अफीम में। अब अफीम दवाई के रूप में प्रयोग होती है, अफीम दवा के रूप में प्रयोग होती है, तो उस पर तो राज्य प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे कई लोग अफीम को एक नशे की तरह यूज में लेते हैं, तो उन पर, उनके सेवन पर राज्य क्या लगाएगा? प्रतिबंध लगाएगा। समझ गए? ये मतलब है इस लाइन का। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। अब प्रयास कर रहा है, हालांकि कर रहा है क्यों? आप देख लो ना, जो अपने ड्रिप इरिगेशन है, जो अपने ये बूंद बूंद सिंचाई है, इसमें सब्सिडी दे रहा है, फॉरम पॉन्ड में सब्सिडी दे रहा है, सोलर सिस्टम में सब्सिडी दे रहा है, ग्रीन हाउस बनाने में सब्सिडी दे रहा है, ग्रीन हाउस पॉली हाउस बोलते हैं जिसको, और जो अनाज भंडारण के लिए भी सब्सिडी दे रहा है, तारबंदी के लिए सब्सिडी दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है? और जो ये पशुपालन है इसमें नस्ल सुधार के लिए सब्सिडी दे रहा है वगैरह, मतलब किसानों को जागरूक किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रहा है ना। और लेकिन यदि ना करे ना तो भी कोई दबाव नहीं है कि ना करना ही करना है। समझ गए? क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व है।
और विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं को नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए तथा उनका वध रोकने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है। आगे अनुच्छेद 48 के कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन का तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। और ये वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का जो प्रयास है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब मैं आगे सारी एक चीज़ों की मैंने अलग से लिस्ट बना रखी है कि भाई 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, गांधी जी की जो विचारधारा थी उससे कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व मेल खाते हैं। अपन ये बीच बीच में पढ़ रहे हैं ना 42वां संविधान संशोधन, तो आगे एक पेज पर पूरी लिस्ट बनाई हुई रहेगी कि 42वें जो संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है। अनुच्छेद 49, राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हो रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। समझ के, जैसे आपकी स्मारक वगैरह रहते हैं, जो कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थान हैं, आपको पता होगा जैसे कोई पुराने किले हैं, बावड़ियां हैं, मंदिर हैं, तो उनके संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार को प्रयास करना होगा। ठीक है। आगे अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। मतलब कि भाई न्यायपालिका है वो अलग रखो और कार्यपालिका अलग रखो। अब जैसे आपके जो आईएएस ऑफिसर होता है और आईएएस ऑफिसर को डीएमवी वाला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो इसका चार्ज भी दे रखा है, जबकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट न्यायपालिका से संबंधित है और ये आईएएस है वो कार्यपालिका को देखता है। लेकिन फिर भी इसको इसका चार्ज दिया होता है ना, कई बार होता है, तो ये चार्ज हाथ में लेता है ना, तो ये न्यायपालिका वाला कार्यपालिका और क्या कार्यपालिका का ये न्यायपालिका में दखलंदाज है, हालांकि मौजूद है, लेकिन फिर भी इसमें बोला गया है अनुच्छेद 50 में कि इनको पूर्णतया पृथक रखना चाहिए। अब नहीं रखता है राज्य तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रखेगा तो नहीं रखेगा, तो ऐसे है, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व हैं और इनमें सिर्फ कर्तव्य आते हैं और कर्तव्यों के लिए इंसान क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर भाव बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। कुल मिलाकर पूर्णतया शांति रखनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो चाहे राष्ट्रीय मुद्दा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात हो चाहे राष्ट्रीय मुद्दे की बात हो, पूर्णतया शांतिपूर्वक तरीके से क्या करना है, इसके लिए प्रयास करना है। ठीक है। अब है नीति निदेशक व मूल अधिकार में अंतर। अब आपको आता है कि यार नीति निदेशक में तो एक तरीके से राज्यों के कर्तव्य हैं, ठीक है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल है, तो अब इनका ये पालन करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन मूल अधिकार है ना, तो मूल अधिकारों में तो राज्य, यदि मूल अधिकारों का कोई हनन होता ना, तो एक इंसान भी पूरे स्टेट में से निकल के चला गया ना सुप्रीम कोर्ट में, तो राजस्थान सरकार की बैंड बजा देगा, समझ गए ना। वो राज्य सरकार है वो इसको करने के लिए बाध्य है। तो अब इन दोनों में अपन अंतर देख लेते हैं ताकि ये अपने और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है। तो मूल अधिकार वाद योग्य है, अर्थात मूल अधिकारों का हनन होने पर अपन कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नंबर 2, मूल अधिकार नकारात्मक है जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। कैसे? देखो, नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक कैसे कि देखो प्रयास करेगा, ऐसा लिखा आ रहा है ना, और देखो राज्य कदम उठाएगा, प्रयत्न करेगा, ये क्या है, सकारात्मक है। जबकि मूल अधिकारों में ऐसे लिखा हुआ है राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य को मतलब किसी की भी मानव की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं करेगा। तो ऐसे मूल अधिकार नकारात्मकता को शो करते हैं जबकि ये सकारात्मकता को। ठीक है। आपातकाल जब लागू होता है तो मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। जरूरी नहीं अपने को मूल अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है, हम अपने सारे के सारे अपने को मूल अधिकार मिले हुए हैं, जितने भी हैं 6 हैं, लेकिन जो ये यदि आपातकाल लगे, देश में कोई इमरजेंसी आ गई, तो ये मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। ठीक है। और मूल अधिकारों पर विभिन्न आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जबकि डीपीएसपी जो डायरेक्ट प्रिंसिपल है इस पर नहीं। मूल अधिकारों पर कोई विशेष कारण हो तो विभिन्न आधारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन इन पर नहीं लगा सकते। आगे देखो, अब 42वें संशोधन द्वारा 31 घ में संशोधन कर भाग 4 के सभी निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई, किंतु मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980 के मामले में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 31 घ को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि उससे संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट होता था और साथ ही कहा गया कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो अब इनमें से आपको क्या पढ़ना है? पहली बात तो ये है। ठीक है। तो अब इसमें आप सीधा सीधा समझिए, मैं हाईलाइट करता हूँ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा
देखो पहली लाइन ये ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 घ में संशोधन कर भाग 4 के सभी निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। ये आप रखो तो भी ठीक है, वरना इसको आप रहने दो, आप एक बार पढ़ लेना इसको सिर्फ, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूँ। एक तो देखो मिनर्वा मिल्स वर्सेज भारत संघ, ये 1980 का मामला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि ये 1980 का मामला है। दूसरी बात कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व तो एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 लाइनें विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब देखो आगे है, यहाँ से है, चलो अब देखो भाग 3, जो भाग 3 है संविधान का और भाग 4 के मध्य सामंजस्य व संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। भाग 3 बात करता है आपके मूल अधिकारों से, मूल अधिकारों से जुड़ी हुई बात की जाती है। मूल अधिकार आते हैं भाग 3 और नीति निर्देशक तत्व आते हैं आपके भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व और इनके मध्य जो सामंजस्य और जो संतुलन है वही संविधान का आधारभूत ढांचा है, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा कि डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, तो नीति निर्देशक तत्वों को नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, ठीक है। और देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। तो देखो इसमें कैसे है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य कारण क्या है, नीति निर्देशक तत्वों को आखिर लाए क्यों, तो ये इसलिए लाए क्योंकि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। प्रजातंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र वो तंत्र होता है जिसमें प्रजा ही अपना शासक चुनती है, ठीक है, और प्रजा ही वापस उसको वोटों के माध्यम से गिरा देती है, और जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है वो प्रजातंत्र होता है। तो प्रजातंत्र स्थापित करना मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई तानाशाही विद्यमान नहीं हो, तो इसके लिए क्या किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है ये यहाँ तक हो गया। आगे देखो, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है। तो देखो ये अलग अलग से मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में जोड़े गए। तो भाग 4 में सारे के सारे नीति निर्देशक तत्व ही आते हैं। तो कौन से नीति निर्देशक तत्व है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो उसमें है आर्टिकल 39K और आर्टिकल 39C, इसके अलावा आर्टिकल 43K और आर्टिकल 48K है। तो आर्टिकल 39K में सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ी गई, ठीक है। आर्टिकल 43K जो कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना ये सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 48K में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा आती है। और आर्टिकल 39C है, तो चे से याद रखना बच्चे, 39C, तो शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा आर्टिकल 39C शो करता है। तो ये जो 4 चीजें हैं ये नीति निर्देशक तत्वों में, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आई है। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये अलग से मेंशन किया हुआ है ताकि आप एक साथ याद रख सको। आगे देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वे स्त्री हो या पुरुष समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 39 में, 39 में, आर्टिकल 39 में ये बात कही गई है कि समान वेतन का प्रावधान है। तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला क्वेश्चन कुछ यूँ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य संपूर्ण भारत के लिए, राज्य, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा कलर ले लेते हैं। देखो, राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता, ए यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान करेगा। ये किसमें, तो ये आर्टिकल 44 के तहत उपबंधित है। तो ठीक है, समान सिविल संहिता की बात कहाँ कही गई है, तो आर्टिकल 44 में कही गई। तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, मतलब भी बताना थोड़ा जरूरी है। तो आप इसको कुछ यूँ समझिए कि जो जैसे एक समान सिविल संहिता मतलब जो सिविल आम लोग हैं उनके लिए जो न्यायपालिका है वो समान रूप से कार्य करती है। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई ईसाई है और उसने कोई अपराध किया है तो उसे तो उस अपराध के लिए उम्र कैद होगी। अब कोई हिंदू आया और उसने सेम यही अपराध किया और उसको फांसी दे दी, ठीक है। और एक सिख आया और उसने ये अपराध किया और उसको सेम इसी अपराध के लिए 10 साल का कारावास दे दिया। तो ऐसा नहीं है, एक समान सिविल संहिता है। समझ में आई बात। तो ये बात आर्टिकल 44 में की गई है। ये बात आर्टिकल 44 के तहत ये चीज उपबंधित है। आगे बढ़िए। अगला
देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिबिंबित करने वाले प्रावधान अधोलिखित हैं यथा। तो कौन कौन से? तो अब यहाँ पर कौन सी चीजें लिखी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 और आगे देखो 8 तक। तो ये कौन सी बातें हैं? ये लो, ये 8 बातें। तो गांधी जी ने, गांधीवादी सिद्धांत मतलब जो गांधी जी की थ्योरी थी, जो गांधी जी के प्रिंसिपल थे, गांधी जी सोचते थे, गांधी जी के सपने थे, गांधी जी की बातें थी। तो नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गांधी जी की उन चीजों को फॉलो करती है? तो देखो, गांधी जी भी ग्राम पंचायतों की स्थापना के समर्थन में थे, ठीक है, और ये बात नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 में झलकती है। गांधी जी दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना चाहते थे और यह अनुच्छेद 46 में स्पष्ट है। गांधी जी बोलते थे कि गांवों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दो, ये अनुच्छेद 43 में है। पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, यह अनुच्छेद 47 में है। कृषि और पशुपालन संगठन, यह अनुच्छेद 48 में है। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन जीवों की, जो वन और वन्य जीवों, यहाँ पर वन आएगा, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, यह भी गांधी जी इस चीज का समर्थन करते थे और यह अनुच्छेद 48 के में है। और राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना, यह अनुच्छेद 49 में है। और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, अर्थात कार्यपालिका पूर्णतया अलग रखी जाए और न्यायपालिका अलग रखी जाए, यह अनुच्छेद 50 में है। तो ये कुछ गांधी जी की बातें थी, गांधी जी के सपने थे, गांधी जी जिस थ्योरी को बताते थे उस थ्योरी को फॉलो करने वाले नीति निर्देशक तत्व हमने यहाँ पर एक साथ रख दिए हैं ताकि आप इनको याद कर आसानी से याद रख सके। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप आप ये इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, एक चीज और, कार्यपालिका को न्यायपालिका से जो अलग रखने की बात है वो कौन से अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 50 में कही गई है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और ऐसे ध्यान में रखना कि अनुच्छेद 50, तो अनुच्छेद 50 का मतलब है अनुच्छेद 50। तो और 50-50 का क्या मतलब होता है? अलग अलग, आधा आधा, ऐसे ध्यान रखना। 50-50 मतलब आधा आधा। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को 50-50 सेपरेट रखा जाए। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ी याद रखने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट नीति निर्देशक तत्व, अर्थात संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी चीजें शामिल की गई। तो ये तो अपन ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा तो ये 4 चीजें शामिल की गई, 39 C 39 के, ये तो अपन ने पहले देख ही लिया। ठीक है, और एक संविधान संशोधन और था 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो एक था 86वां संविधान संशोधन 2002, एक 97वां संविधान संशोधन 2011। तो ये है। तो इन संशोधनों में कौन कौन सी बात थी? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 का भाग 2 आया। इसमें बताया गया है कि राज्य आय की असमानता को कम करेगा तथा प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं की असमानता समाप्त करेगा। तो राज्य को प्रयास करना है कि वो आय की असमानता को मिटाए, मतलब कम करे। मिटाना तो उसके हाथ की बात नहीं है, आय की असमानता तो बनी रहेगी, बनी आई है और आगे भी रहेगी। और जो प्रतिष्ठा है, जो अवसर है, मौका मिलता है, जो सुविधाएं मिलती है, तो कम से कम मतलब असमानता जितनी कम हो सके उतनी कम की जाए। ठीक है, और क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद, इसके द्वारा कौन सा संशोधन किया गया, मतलब इसके तहत क्या चीज ऐड की गई? तो ये अनुच्छेद 45 का प्रतिस्थापन 6 वर्ष आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा से संबंधित जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और 97वें संविधान संशोधन 2011 है। तो पहली बात तो ये चीज भी बहुत बढ़िया है कि 97वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2011 के तहत। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 43 का पार्ट ख जोड़ा गया और इसमें सहकारी समितियों के गठन, उनका संचालन और नियंत्रण और प्रबंधन संबंधी जो निर्देश हैं वो अनुच्छेद 43 ख में है। ठीक है विद्यार्थियों, और इसी के साथ ये जो आपका 11 पेज की PDF है जो कि मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल रखी है, तो ये PDF आप वहाँ से नोट्स इसको राइट भी कर सकते हैं। मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि अपन अच्छे से बात कर सकें। तो देखिए, तो ये इसी के साथ अपना ये नीति निर्देशक तत्व है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, पूर्णतया कंप्लीट है। नीति निर्देशक तत्व इज कंप्लीट नाउ। ठीक है, तो अब अपना अगला टॉपिक क्या रहेगा? तो अपना अगला टॉपिक रहेगा अपने जो मूल कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं है, कर्तव्य है, ध्यान रखना, मूल कर्तव्य। और कर्तव्यों पर सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र एक वीडियो बनेगा। कितना वीडियो बनेगा? एक वीडियो, जो कि आपको इस वीडियो के बाद में मिल जाएगा। ठीक है ना, और ये जो PDF है 11 पेज की PDF है जिसमें पूरा का पूरा नीति निर्देशक तत्व है, तो ये आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। यदि आप पूरे इंडियन पॉलिटी के नोट्स एक साथ लेना चाहते हैं कि हमें पूरी इंडियन पॉलिटी का एक ही PDF दे दो, हम प्रिंट निकलवा लें और बढ़िया आपकी प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो देख लें, सारा सीक्वेंस से पूरा
सिस्टम से। तो इसी राइटिंग में जो ये पीडीएफ यहाँ पर दिखाई दे रहे, इस राइटिंग में पूरी की पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी आपको मात्र और मात्र 30 रुपये में। और इसके लिए यहाँ पर एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर आपको टैप करना है, अपनी डिटेल भरना, और डिटेल भरने के साथ ही जैसे आपके 30 रुपये कट होंगे, जो आपने इसमें जीमेल डाली है उस जीमेल पर आपको एक पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी तुरंत, ठीक है। और उस पीडीएफ को लेकर आप निकाल लेना प्रिंट, और बढ़िया प्रिंट निकाल के और अपने सामने रखना, और क्लास नंबर 1 से शुरू करना देखना, और पूरी की पूरी इंडियन जो पॉलिटी है वो एकदम हाई क्वालिटी के साथ, बढ़िया कंटेंट है, क्वालिटी दमदार कंटेंट के साथ आप पूरी इंडियन पॉलिटी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा आप समझदार हो तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो नीति निर्देशक तत्व अपने कंप्लीट हो गए, और आगे जो वीडियो बनेगा वो मूल कर्तव्य को लेकर बनेगा, और मूल कर्तव्य के टॉपिक में हम मिलेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।